में हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से अपने दम पर देश का मान बढ़ाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के लिए मिले 13 गोल्ड में से 7 गोल्ड यानी कि आधे से ज्यादा हरियाणा के खिलाड़ियों की झोली में आए। इसके अलावा 2 रजत और 1 कांस्य पदक भी हरियाणा के हिस्से में रहा। सीएम ने कहा कि हरियाणा की आबादी देश की कुल आबादी का करीब 2% है, लेकिन मेडल तालिका में हिस्सेदारी उससे कहीं ज्यादा है। सीएम ने इसे प्रदेश की खेल नीति और खिलाड़ियों की मेहनत का साझा नतीजा बताया। देश को मिले 13 गोल्ड में से 7 गोल्ड हरियाणा के नाम, 2 रजत और 1 कांस्य पदक भी हरियाणा के खाते में। हरियाणा की आबादी देश की कुल आबादी का करीब 2%, फिर भी मेडल तालिका में दमदार हिस्सेदारी। सीएम बोले, सरकार की खेल नीति ला रही रंग। कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हमारे हरियाणा के 13 बच्चे गोल्ड मेडल वो लेकर के, जो 13 बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आए, उनमें से 7 बच्चे हरियाणा के हमारे गोल्ड मेडल लेकर के आए। और ये ताकत तभी बनती है जब हमारा युवा नशे से दूर रहता है और वो नशा उसके अंदर मेडल लाने का होता है। लेकिन मेडल की इस चमक के बीच में सियासत भी गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झज्जर में कहा कि यह जीत हरियाणा सरकार की खेल नीति की वजह से नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की अपनी मेहनत की वजह से मिली है। उन्होंने कहा कि साल 2010 में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने ऐसा ही प्रदर्शन किया और उनके कार्यकाल में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सीधा डीएसपी और बड़े पदों पर नियुक्ति दी गई थी। हुड्डा ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ना तो अच्छी खेल नीति है और ना ही अच्छे खिलाड़ियों की भर्ती हो रही है। नहीं, वो पहली दफा तो किया, 2010 में भी किया था। पूरे जितने देश को मेडल मिले थे 2010 में, तो 70% के करीब मेडल तो हरियाणा के खिलाड़ी ने दिए थे। और ये जो है हमारे खिलाड़ियों को श्रेय जाता है। होनहार खिलाड़ी हैं, मेहनत करते हैं और अपने देश का प्रदेश का नाम चमकाते हैं। और ये जब हमने इसी बात से खेल नीति बनाई थी उस समय कि भाई पदक लाओ पद पाओ, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है इसने बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं दी। अब ये फिर से कोई नीति लागू होनी चाहिए और इनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार को तुरंत इनको किसी को डीएसपी, किसी को कम से कम डीएसपी भर्ती करना। उधर दिल्ली में मामला और आगे बढ़ गया। हरियाणा के कांग्रेस सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी या सह मेजबानी हरियाणा को दिए जाने की मांग की। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब भारत माता की झोली मेडल से भरने का हरियाणा काम कर रहा है, तो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी हरियाणा में होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि खेलो इंडिया में भी हरियाणा को सबसे कम बजट दिया गया और अब खेल मंत्रालय ने कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन सिर्फ अहमदाबाद में करने का ऐलान कर दिया, जिसे कांग्रेस सांसदों ने अन्याय बताया। मेडल हरियाणा के, मेजबानी अहमदाबाद की। कांग्रेस सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हरियाणा को देने की मांग, सह मेजबानी का भी दिया विकल्प। दीपेंद्र हुड्डा बोले, हरियाणा के साथ हो रहा अन्याय। खेल मंत्रालय ने सिर्फ अहमदाबाद को चुना मेजबान। सबसे पहले तो देश के प्रत्येक कॉमनवेल्थ खेलों में जो विजेता खिलाड़ी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। हमें गर्व है प्रत्येक कॉमनवेल्थ विजेता पर। साथ ही दोबारा से जो हम बात कहते आए हैं वो साबित हो गई। 13 गोल्ड मेडल में से 7 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के आए हैं। अब बात है कि 2030 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हो। हरियाणा, हमारी मांग है हरियाणा में 2030 के कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी या तो हरियाणा में की जाए या सह मेजबान प्रदेश हरियाणा को बनाया जाए। जब भारतवर्ष को ये मौका मिला है, इससे पिछला मौका मिला था भारतवर्ष को 2010 में, जब 100 से ज्यादा मेडल आए। इतिहास बना कॉमनवेल्थ खेल का भारतवर्ष का। दूसरे नंबर पे भारत आया पदक तालिका में। 39 गोल्ड मेडल आए। उन 39 गोल्ड मेडल में से भी 24 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए थे। तो आज क्योंकि अगर भारत माता की झोली कोई भर रहा है तो हरियाणा के खिलाड़ी भर रहे हैं। न्याय हरियाणा वालों के साथ होना चाहिए। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। विपक्ष खिलाड़ियों के मेडल पर खुश तो है, लेकिन प्रदेश को मेजबानी से दूर रखे जाने पर आक्रोशित भी है। सत्ता पक्ष का दावा है कि खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ प्रदेश की खेल नीति भी इन मेडलों के पीछे की असली वजह है, जबकि विपक्ष का कहना है कि इसका श्रेय सिर्फ खिलाड़ियों की मेहनत को जाता है।
अब सवाल यही कि क्या 2% वाला हरियाणा 25% मेडल देने के बावजूद 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी में अपनी जगह बना पाएगा, या फिर ये मांग सिर्फ सियासी बयानबाजी बनकर रह जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि एक बार फिर से हरियाणा के खिलाड़ियों ने पूरे देश और प्रदेश का नाम, हरियाणा का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है और एक बार फिर से खेलों का प्रधान बनकर उभरा है हरियाणा प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा का रुख भी करेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल जो आपके सामने हम रखते हैं कि क्या हरियाणा देश में खेलों का पावर हाउस बन चुका है। सवाल ये भी कि क्या खेल नीति ने ये कमाल रच दिया, और सवाल ये भी कि देश की शान बढ़ाने में हरियाणा कैसे सबसे आगे बना है। क्योंकि इस बार अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की टेली पर आप देखेंगे, नजर डालेंगे, तो आपको ये चीज तो साफ नजर आएगी कि भले ही लगभग 2.5 करोड़ की जो आबादी है हरियाणा की, और उस आबादी में भी इतने ज़्यादा गोल्ड और मेडल अंक तालिका में सबसे अव्वल रहना, ये दिखाता है कि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो सबसे आगे। अब चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। प्रियदर्शनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं नेलो से। जगदीश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कोच हैं और गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। देखिए, आज की इस चर्चा में राजनीतिक पहलू पर जाने से पहले, क्योंकि ये अपने आप में एक शानदार और ऐतिहासिक जीत है। हर बार हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के, चाहे एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो देश का जो सर है हमेशा गर्व से ऊंचा कराते हैं। तो ऐसे में उसके पीछे की जो भूमिका होती है उन कोच की होती है, कैसे वो दिन भर मेहनत और लगन के साथ उन खिलाड़ियों को तपाते हैं और तब जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो मेडल हम सभी के लिए आते हैं। जगदीश जी, शुरुआत में इसी के साथ आपसे करना चाहूंगी कि अंक तालिका में सबसे ज्यादा मेडल होना, और खासतौर पर क्योंकि आपका जो जोन रहा है बॉक्सिंग से भी आप जुड़े रहे हैं, और इस बार देखिए बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा मेडल्स भारत के नाम हुए हैं, हरियाणा के खिलाड़ियों ने किए हैं। मैं आपसे विस्तार से समझना चाहूंगी कि कैसे योगदान रहता है, कैसे खिलाड़ी को तैयार किया जाता है, तब जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना कीर्तिमान खिलाड़ी रच पाते हैं। नमस्कार जी। सर्वप्रथम तो मैं अपने जितने भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी कॉमनवेल्थ खेलों में देश का गौरव बढ़ाया है पदक जीत के, उनको मुबारकबाद देता हूं। और जहां तक मेहनत की बात है तो हमारा हरियाणा हमेशा ही खान पान में और जो फिजिकल एक्टिविटी है खेलों में सर्वोपरि रहा है। आप पीछे का इतिहास भी देखेंगे, जैसे अभी बातचीत चल रही थी कि 2010 में भी हमने कॉमनवेल्थ गेम जो दिल्ली में हुए तो बहुत मेडल जीत के देश का गौरव बढ़ाया, और अभी भी हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे पदक जीते हैं। टोटल 7 स्वर्ण पदक हैं, 13 में से हमारे खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। और खास करके हमारा जो मुक्केबाजी खेल है उसमें हमारे मुक्केबाजों ने बहुत अच्छा मुक्केबाजी में भारत के 7 स्वर्ण पदक अकेले हरियाणा के हैं। और मुझे इस बात का भी फख्र है कि हमारे जो भिवानी के मुक्केबाज हैं उन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीत के प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। 5 में से 4 हमारी बेटियां हैं जो बहुत ही होनहार हैं और जिन्होंने देश का तिरंगा विदेशी धरती पे फहराया है। और एक हमारे पुरुष मुक्केबाज सचिन शिवाज ने भी आखिरी क्षणों में स्वर्ण पदक जीत के हमारा गौरव बढ़ाया है। तो सभी खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। बिल्कुल ठीक है जगदीश जी, और भी बहुत से ऐसे पहलू हैं जो आपसे समझने अभी बाकी है। मैं पहले अब राजनीतिक पहलू भी समझती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे आऊँगी और विस्तार से उन चीज़ों को भी समझूंगी। सुरेश रोड जी, मैं आपके साथ चर्चा की अब शुरुआत करूंगी और इस मुद्दे पर ये समझना चाहूँगी कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि 2% की आबादी और 25% योगदान रहा है मेडल का हरियाणा के खिलाड़ियों का। तो ऐसे में आपके, चाहे हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें या दीपेंद्र हुड्डा की बात करें,
खेल नीति को आप लोग उतना कारगर नहीं बता रहे हैं। खिलाड़ियों की मेहनत और उनकी लगन को ही आप एकमात्र जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ खिलाड़ियों की मेहनत ही इतनी काबिल होती है? उस चीज़ से कोई नकारा नहीं जा रहा है। वाकई अगर खिलाड़ियों की मेहनत ना हो तो इतना कीर्तिमान रच पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस खुशी के मौके पर इस तरह की बातें, क्या आपको लगता है कि पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक तरफा रहती है? दीपिका जी, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने जो बात कही है वो खिलाड़ियों के हित में कही है, वो हरियाणा प्रदेश के हित में कही है। सरकार को चेताना, सरकार को सही रास्ते पर लाना विपक्ष का कार्य होता है। बेखूबी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए हमारे दोनों नेताओं ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं ये बात मैंने क्यों कही है। 2010 में कॉमनवेल्थ के गेम दिल्ली में हुए जी। 39 में से 24 जो हैं वो हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीते, 39 में से 24। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने यही कहा है आपके मीडिया को कि 75% स्वर्ण पदक अकेले हरियाणा ने दिए, जिनकी आबादी जिस हरियाणा प्रदेश के भारत के मानचित्र में आबादी मात्र 2% है। ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। और आज सरकार जो है स्वर्ण पदक जीत कर आने वाले, हरियाणा का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के साथ अगर सही सलूक ना करे, चाहे उनको सुविधाएं प्रदान करने की बात हो या स्वर्ण पदक लाने के बाद उनको डीएसपी जैसे अहम पदों से नवाजने की बात हो, तो विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि सरकार को वो चेताए। हम अपने खिलाड़ियों को श्रेय इसलिए देना चाहते हैं, इसलिए दिया नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने ये श्रेय, ये खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत से आया, क्योंकि सरकार की खेल नीति आपके सामने है। कितने एक तरह से कांड हो चुके हैं। एक बहादुरगढ़ में, गुड़गांव में बास्केटबॉल के पोल गिरने से हमारे जांबाज खिलाड़ियों की जान चली गई। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार है, सख्त ली है तो वो किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, पूरे प्रदेश में खिलाड़ियों की, सबकी रक्षा करने का दायित्व सरकार का बनता है। ठीक है। और एक बात जो हमारे सांसदों ने उठाई, बड़ी अहम बात है कि खिलाड़ी हरियाणा के और मेजबानी गुजरात की। मतलब कॉमनवेल्थ गेम के लिए आगामी जो कॉमनवेल्थ होने जा रहे हैं, तो हरियाणा से बढ़िया कौन सा प्रदेश हो सकता है? केंद्र में हरियाणा। भेदभाव का भी आप लोगों ने आरोप लगाया, मैं इस पर जवाब लूंगी अभी बीजेपी प्रवक्ता से। मैं लौटती हूँ आपके पास में। रेड्डू जी, आपका क्या मानना रहेगा इस मेडल्स को लेकर? तो खुशी भी जाहिर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे अब? दीपिका जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। और हमारे भाई बहन, हमारे बेटा बेटी मेडल जीत करके आए हैं, सभी के सभी 20 मेडल हमारे पूरी इंडिया में आए हैं, जिसमें से 11 हरियाणा के हुए हैं। तो सभी को मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, कांग्रेचुलेशन देता हूं, और उम्मीद करते हैं कि परमात्मा हमेशा उनके ऊपर इसी प्रकार कृपा बनाए रखे और वो इसी प्रकार जीतते जाए और देश और प्रदेश का नाम रोशन करते जाए। यही इनकी जो एक स्पीड है, इसी प्रकार से चले और आगे और भी अच्छे तरीके से मेडल जीते। और जो भाई हमारे कांस्य पदक पर या सिल्वर पदक पर रह गए हैं, वो भी आगे गोल्ड मेडल लेकर के हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करें, देश का नाम रोशन करने का काम करें। देखिए दीपिका जी, ये तो सर्वज्ञात है, सभी को पता है कि जब 2002 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा प्रदेश में सर्वप्रथम खेल नीति का निर्माण किया था। उससे पहले कोई स्पेसिफिक खेल नीति नहीं हुआ करती थी, 2002 में बनाई गई थी। और सर्वप्रथम जो हमारी वेट लिफ्टिंग थी, हमारी बहन कर्णम मल्लेश्वरी जी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने नगद पुरस्कार देकर के सम्मानित करने का काम किया था। और सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज, जहां नगद राशि का पुरस्कार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने निर्धारित किया था, वहीं पर
उनको सरकारी नौकरियां उनके मेडल के अनुसार जो है सरकारी नौकरियों में उनको नौकरी देनी शुरू की थी। 3% का कोटा स्पेशल खिलाड़ियों के लिए फिक्स करने का काम किया गया था, जिसके तहत खिलाड़ियों में एक जोश बना, हौसला बना और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना तन मन धन से जो है ना मेहनत कर करके आगे बढ़ना शुरू किया। और उसी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा निर्मित खेल नीति का आज ये परिणाम है। उस नीति को आगे बढ़ाने का आगे आने वाली सरकारों ने भी काम किया, वो बढ़ी भी और खिलाड़ी भी बढ़े, ये सत्य बात है। लेकिन शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा की गई थी। लेकिन आज जो है जहां मैं इन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं और इस तरह के परिणाम आने से निश्चित तौर पर सभी को खुशी होती है। सरकार को भी प्रसन्नता है, विपक्ष को भी प्रसन्नता है, जनता को भी प्रसन्नता है और खासकर विशेष तौर पर जो है हरियाणा प्रदेश लोगों को विशेष प्रसन्नता है, क्योंकि हमने जो है 2% की आबादी होने के बाद मेडलों में 25% की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का काम किया। तो हर कोई बहुत खुश है, प्रसन्न है और मौका भी है प्रसन्न होने का। जब विदेशी धरती पर हिंदुस्तान का झंडा फहराते हैं तो निश्चित तौर पर खुशी होती है। लेकिन दीपिका जी, यदि यही खुशी डबल हो जाती तो मेरे ख्याल से इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, जो कि हो सकती थी। क्योंकि हमारे प्रदेश के जो लड़के लड़कियां हैं, हमारे जो छोरे छोरियां हैं, उनमें वो दम है, वो ताकत है और वो जज्बा है। क्योंकि यहाँ खेल हमारी एक संस्कृति के रूप में रही है। बचपन से ही हम खेलना शुरू करते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में खेलते हैं, छोटी छोटी नर्सरियों में खेलते हैं। हमारी एक परंपरा, मैं तो कहूंगा ये है हरियाणा प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों की परंपरा है जो शुरू से ही बनी हुई है। इसको और आगे बढ़ाया जा सकता था यदि सरकार और संवेदनशील इसके ऊपर हो जाती। देखिए, बेशक हमारे जो ना 25% मेडल आ गए हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल थे, 2010 से ले लो आप 2018 के राष्ट्रमंडल खेल थे और आज 2026 के राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं। तो आप इनका डिफरेंस देखिए, हमारी जो मेडल तालिका है वो रिड्यूस हो रही है, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है। पहले हमारे 20 मेडल आए थे 2022 में, आज हम 11 के ऊपर खुशियां मना रहे हैं। उन बच्चों के लिए तो खुशियां हैं, सभी को हैं, लेकिन हमारे मेडल की टैली जो है डिक्रीज क्यों हुई, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। सरकार को इस बात के ऊपर चिंता मैं समझती हूँ और मैं जवाब भी ले लेती हूँ। मैं लौटूंगी रेड्डू जी, आपके जो फैक्ट्स हैं उस पर जवाब ले सुरेश जी, और आपने जो बातें रखी हैं। प्रियदर्शनी जी, विस्तार से बताइएगा कि खुशी का मौका तो है, लेकिन दूसरी तरफ खेल नीति इसके लिए बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुई, ऐसा कहना है, चाहे रेड्डू जी का, चाहे हम सुरेश जी की बात करें। रेड्डू जी का तो ये भी कहना है कि हम खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन पिछले अगर हम आंकड़े देखेंगे तो इसमें जो ग्राफ है वो बढ़ने की जगह कम हुआ है। तो इसके पीछे की वजह क्या है फिर? दीपिका जी, आपको सादर प्रणाम, मेरे दोनों साथियों को सादर प्रणाम, तीनों साथियों को। और मुझे लगता है पहले तो सर्वप्रथम उन सारे बच्चों को मैं साधुवाद देना चाहती हूँ और उनको अपनी तरफ से और हरियाणा की तरफ से, भारत की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप वो शूरवीर हैं जो एक योद्धा की तरह गए हैं और वहां पे मेडल लेके आए हैं। एक मेडल हमारे लिए तो वो मेडल होता है, लेकिन यकीन मानिए उसमें सालों की मेहनत होती है और उसमें बहुत पूरा परिवार लगा होता है, पूरा समाज लगा होता है, सरकारें लगी होती हैं, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। तो वही बात है, मैं अपनी बात शुरुआत करने से पहले अपने सारे खिलाड़ी बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी बड़ी बहन हूं तो बच्चे ही बोलूंगी, बच्चों के लिए बोलना चाहती हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दीवार पे चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। दीपिका जी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये सारे खिलाड़ियों के लिए है। यहाँ पे सरकारें आएंगी जाएंगी, ये सारी प्रक्रिया होगी, लेकिन खिलाड़ियों का सम्मान हमेशा सदैव सर पर ही होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात की मैं अभी सुन रही थी कि एक कॉमन एजेंडा लेके, कॉमन मिनिमल प्रोग्राम जैसे होता है वैसे कॉमन मिनिमल एजेंडा लेके, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे छोटे हुड्डा साहब हो, चाहे सुरेश रोड जी हो, तीनों ने कॉमन एक बात बोली कि अरे जब जिसको कहते हैं मेडल हरियाणा के बच्चे जा रहे थे
तो फिर जिसको कहते हैं जब हरियाणा के बच्चे ला रहे हैं तो मेजबानी भी हरियाणा को करनी चाहिए। भाई 2010 में आपने दिल्ली में करवाया था, शीला दीक्षित की सरकार थी, तब नहीं आपको मालूम था कि हरियाणा के बच्चे लेके आ रहे हैं सबसे ज्यादा मेडल? क्यों उस समय याददाश्त आपकी कहाँ चली गई थी? उस समय अल्जाइमर हो गया था आपको कि याद नहीं रहा था? तो जब आप दूसरे को दिखाते हैं तो खुद भी समझना जरूरी है। दूसरी बात इन्होंने कहा, तो क्या ये तर्क आप जस्टिफाई कर रही हैं प्रियदर्शनी जी कि अगर उन्होंने नहीं किया तो हरियाणा को आप वो वैल्यू नहीं देंगे? इस चीज से तो आप नकारेंगे नहीं ना कि अगर हम खेल का पावर हाउस कहें तो वो हरियाणा ही है। क्या ये बात जस्टिफाई कर देती है कि 2010 में उनकी सरकार थी, कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुए, तो आप लोग इस बात को जस्टिफाई कर देंगे कि अहमदाबाद में करेंगे? मतलब आपको नहीं लग रहा है कि कोई तर्कहीन बात होगी इस चीज का जस्टिफिकेशन? बात इसलिए नहीं है कि भारत, गुजरात भी भारत का हिस्सा है, हरियाणा भी भारत का हिस्सा है, महाराष्ट्र भी भारत का हिस्सा है। अग्री, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि गुजरात अहमदाबाद हिस्सा नहीं है, पर जो आप ये तर्क रख रही हैं, क्या आपको लगता है कि तर्क सही है? आप जो जवाब दे रही हैं वो उस बात को जस्टिफाई कर रहा है? ऐसा पूछा है? नहीं, दीपिका जी, उन्होंने प्रश्न ये बोला कि भाई आपको करना चाहिए, तो आप कर लेते ना, आपने क्यों नहीं किया? आपने भी तो 2010 में यही किया ना। तो मैं उनकी बात का जवाब दे रही हूँ। मैं तो नहीं मानती हूँ, मैं तो मानती हूँ कि सदैव मतलब सारा भारत का एक जो भारत, हम डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी नहीं, ना ही हम अराजकता की राजनीति करते हैं। दीपिका जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एकदम क्लियर है कि गुजरात भी हमारा है, राजस्थान भी हमारा है, हरियाणा भी हमारा है, दिल्ली भी हमारा है, सब हमारा है, पूरा देश हमारा, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है जी, कोई दूसरी बात थोड़ी है। दूसरी बात बड़ी इन्होंने कहा डीसीपी की नौकरी, मुझे हंसी आ रही है। फोगाट बहनों के बारे में तो सबको मालूम है, हरियाणा का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट भी नहीं होगा, उसको भी मालूम होगा फोगाट बहनों के बारे में। उसमें से एक बेचारी बहन को, जो कि मेन जो सबसे बड़ी वाली है, उनको नौकरी के लिए, डीसीपी की नौकरी के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा था। हुड्डा साहब थे मुख्यमंत्री, खूब खड़खड़ाए, उन्होंने खूब बोला, खूब सिफारिश लगाई, नहीं लगवाई नौकरी, नहीं लगने दी डीसीपी की नौकरी। आप बताइए इसका क्या जवाब है इनके पास? सिर्फ खिलाड़ियों को भड़काना, सिर्फ खिलाड़ियों से अपने राजनीतिक रोटियां सेकना, अपना मकसद, इनका मकसद होता। दीपिका जी, मुझे प्लीज 2 मिनट दीजिए, मुझे आंकड़ा बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये गलत आंकड़ा बताते हैं। दूसरी बात, अभी इन्होंने मेरे बड़े भाई ने, जिनका मैं बहुत आदर भी करती हूँ, रेनू भाई ने ये बात बोली कि जी हमने शुरुआत की, बिल्कुल शुरुआत की, मैं तो इस चीज को डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या आपके समय पे क्या उस तरीके से सरकारी नौकरियां मिलती थी? मैं आपको एक आंकड़ा बता देती हूँ दीपिका जी, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, और इस सरकारी आंकड़ा बता रही हूँ, पैरा ओलंपिक पदक विजेता को सम्मान राशि 2014 से पहले जो मिलती थी, इनके समय में 1 करोड़ मिलती थी, इनेलो वालों के समय में, कांग्रेस के समय में 5 करोड़ थी, हमारे समय पे हम 6 करोड़ दे रहे हैं। एशियन पैरामिलिक पदक विजेता को सम्मान राशि 2 करोड़ थी, अब हम 3 करोड़ दे रहे हैं। कॉमनवेल्थ पदक विजेता को सम्मान राशि 1 करोड़ थी, हम अब 2 करोड़ दे रहे हैं। और सरकारी नौकरी जिसकी ये बात कर रहे हैं दीपिका जी, कांग्रेस के समय पे 41 सरकारी नौकरियां मिली थी, उसमें से भी ग्रेड 1 की नौकरियां नहीं थी, ग्रेड 1 की नौकरियां नहीं थी। आप पता कर लीजिएगा, जी न्यूज बड़ा चैनल है, मैं चैलेंज कर रही हूँ, नहीं थी। हमने 216 नौकरियां दी हैं, उसमें ग्रेड 1 की भी नौकरियां दी है, डीसीपी के पद तक की नौकरियां हम लोगों ने दी हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद ठीक है, मैं लौटती हूँ, उसके बाद आप अपने बचे हुए आंकड़े रखिएगा। प्रियदर्शनी जी, मैं लौटूंगी आपके पास में। जगदीश जी, जब बात हो रही है यहाँ पर मेडल जीतने की, मेडल्स की, तो यहाँ खेल नीति पर भी चर्चा हो रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि राजनीति से उतर उठकर, क्योंकि आप दिन भर खेलों से जुड़े रहते हैं, आप खिलाड़ियों की मेहनत को देखते हैं, एक होती है खिलाड़ियों की मेहनत, उसका सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश की, किसी भी प्रदेश की खेल नीति, तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा प्रदेश में खेल नीति का योगदान अहम रहा है, जो आज मेडल्स अंक तालिका में हम देख पा रहे हैं इतने आए हैं, या अभी इसमें आपके हिसाब से कुछ सुधार की जरूरत है? जी, मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि जो हरियाणा की जो खेल नीति है उसका निर्माण चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया, और जो अभी इन लोग प्रवक्ता बता रहे थे कि उन्होंने नौकरियां दी, शुरुआत उन्होंने की थी लेकिन वो पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। बाद में उनकी सरकार चली गई, बाद में हुड्डा साहब की सरकार आई, उसमें भी खेल नीति में कई बदलाव हुए, और जहाँ तक
खिलाड़ियों को नौकरी देने का सवाल है, मैं मानता हूं कि हुड्डा साहब ने जितनी नौकरियां दी खिलाड़ियों को वो वर्तमान सरकार से काफ़ी अधिक थी। अभी मेरे से पहले जो प्रवक्ता थी बीजेपी की, वो बता रही थी, मैं उन आंकड़ों से सहमत नहीं हूं। अब ये क्लास 1 की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि आप क्लास 3 की दे देना। कितने हमारे खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जिनमें पदक जीता है जिन्होंने, तो उनको हरियाणा पुलिस की भी जितनी नौकरियां निकली हैं उसमें उनका खेल कोटा जारी नहीं किया गया है। हुड्डा साहब ने जितनी नौकरियां दी आज तक रिकॉर्ड है, वो उतनी नौकरियां किसी ने नहीं दी। और 2010 के बाद मैं आपको बताता हूं, मैंने जिंदगी में पहली बार पूरी हरियाणा की सरकार सोनीपत या वहाँ राई में एक बहुत बड़ा राज्य स्तर का हमारा जो किया गया था डायरेक्ट टीवी पे लाइव था। सभी खिलाड़ियों को गाड़ियां दी गई और गाड़ी खाली नहीं थी, हर गाड़ी के अंदर 1-1 क्विंटल घी था और कई ऐसी आइटम थे जो युवाओं को लुभाते हैं, और उसको डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट किया गया था ताकि जो हर एक नौजवान है हरियाणा का ग्रामीण क्षेत्र में, उसके दिल में भी एक कुलमलाहट हो, उसके दिल में भी एक खिलाड़ी बनने की तमन्ना जागृत हो। तो हुड्डा साहब ने नौकरियां बहुत अच्छी थी और कुछ त्रुटियां भी उस टाइम पे छोटी मोटी रही हैं और हमने भी उनको समय समय पे उठाया भी है। उन्होंने पदक लाओ पद पाओ की नीति लागू की और उसमें छोटी मोटी कोई कमी रही थी, लेकिन बहुत अच्छे पद दिए गए थे। अब ये क्लास 1 की बात करती हैं बहन जी, अब बताएं हमें, मेरी नॉलेज में नहीं है कि इस वर्तमान सरकार ने किसी को क्लास 1 की नौकरी दी हो। ये डिप्टी डायरेक्टर लगाते हैं जो हमारे पैरा वाले हैं या दूसरे ओलंपिक, उनको। अब आप देख लें हरियाणा में 23 जिले हैं और 23 DSO हैं और डिप्टी डायरेक्टर की 50 पोस्ट हैं। डिप्टी डायरेक्टर के कहने से कोई पानी नहीं पिलाता पीएन, आप मैं जो बात कर रहा हूँ, उनका क्या रुतबा होगा, क्या स्टेटस है उनका। डिप्टी डायरेक्टर 50, डिस्ट्रिक्ट 23। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं खिलाड़ियों को उनकी योग्यता के हिसाब से दी जानी चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार ने कोई नौकरी दी नहीं है। हाँ, प्रोपगंडा जरूर किया है, वादे किए हैं, जैसे अभी भी टीवी पे कर रहे हैं कि भी हमने ये कर दिया वो कर दिया। धरातल पे वर्तमान सरकार की खेल नीति ठीक तरह से लागू नहीं हुई है और हम चाहते हैं कि सरकार इसका मूल्यांकन करे और धरातल पे जाके जो कमियां रही हैं उनको दुरुस्त करे। मैं कई आंकड़े हैं मेरे पास जो नौकरी के, हाँ ठीक है, मान ले फोगाट बहनों में से एक बहन को नहीं मिली होगी, लेकिन जो DSP लगे, मेरे तो 4 DSP लगे थे मुक्केबाजी के। विजेंद्र लगा, समवता लगा, जय भगवान लगा, अखिल लगा, विजेंद्र लगा, ये दूसरे और भी लगे, और हमने तो कभी सुना भी नहीं था कि DSP सीधा खिलाड़ी को लगा। हमारे से मांग अब ये कहते हैं कि सरकार के पास आना चाहिए। हम तो सरकार के पास नहीं गए, हमने तो अपनी ट्रेनिंग की और सरकार हमारे पास आई कि आप खिलाड़ियों के लिए क्या चाहते हैं। तो भाई मैंने तो सबसे बड़ी मैंने सोचा कि भाई इंस्पेक्टर से बड़ा कुछ होता है नहीं खिलाड़ी के लिए, मैंने इंस्पेक्टर की मांग की थी और हमारे खिलाड़ियों को पहले इंस्पेक्टर लगाया था कांग्रेस सरकार में, और जब ओलंपिक में वो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में पहुंचे तब उनको DSP का। अब ये हमारी और भी बहनें हैं, हॉकी की है हमारी खरब है, उसको लगाया, और कुश्ती की भी हमारी बेटी है उसको भी DSP लगाया। तो काफी भर्ती के, जोगिंदर को लगाया, क्रिकेट वाले को, और जो हमारे पूर्व जो खेल मंत्री थे संदीप सिंह जी, उनको DSP लगाया। तो वर्तमान सरकार की तुलना में हुड्डा साहब ने ज्यादा नौकरियां दी थी और उनकी जो नीति थी उसी का फल मैं ज्यादा मानता हूं। आज वर्तमान नीति से ये पदकों का मसला नहीं देता वर्तमान उसको। और जहां तक ये बात राजनीति की कह रहे हैं कि हरियाणा में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन होना चाहिए, देखो अगर उपलब्धियों को और मेडल को अगर पैरामीटर माना जाता है तो हरियाणा का हक बनता है यहाँ कुछ न कुछ आयोजन कॉमनवेल्थ खेल के कुछ इवेंट होने चाहिए। और कॉमनवेल्थ से पहले एक नेशनल गेम होते हैं जी राष्ट्रीय स्तर पे। आज तक हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर के गेमों का आयोजन नहीं हुआ। अगर वो उनका आयोजन होता तो हमारे पास काफी इंफ्रास्ट्रक्चर खेलों का तैयार होता, हमें मदद मिलती। तो मैं चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है इस पर ध्यान दे, और विपक्ष अगर कोई अच्छी बात उठाता तो मान लेनी चाहिए। विपक्ष को आप इतना ज्यादा उसका तिरस्कार ना करें। विपक्ष भी उसमें भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो हमारे हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष हैं। और मैं एक छोटी सी सुझाव भी देता हूं वर्तमान सरकार के मुखियाओं को कि आप विपक्ष के साथ अच्छा व्यवहार करें। आपको नेहरू जी से और अटल जी से सीख लेनी चाहिए कि विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष का व्यवहार कैसा हो तो अच्छा रहेगा। दोनों पक्ष अगर मिलकर देश और समाज की भलाई के लिए आगे बढ़ें तो वो देश के लिए और समाज के लिए काफी हितकारी होगा।
ठीक है, मैं जगदीश जी की बातों पर आगे इसको बढ़ाते हुए जवाब भी लूंगी, लेकिन इस बीच देखिए एक पहले बड़ी जानकारी दे देते हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हमें बहुत खुशी है कि भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। अब मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन खेलों की मेजबानी के लिए हरियाणा को चुना जाए, क्योंकि जब देश के किसी खास हिस्से में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाने हैं तो वो हरियाणा होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ियों ने ये साबित किया है। ये मांग उठाई गई है दीपेंद्र हुड्डा की ओर से। उन्होंने साफ कहा है कि जो प्रदेश इतने मेडल्स लेकर आता है, जहां पर हर घर हर गांव में आप खिलाड़ी देख पाएंगे, अगर वहां पर स्पोर्ट स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है, अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है तो वो हरियाणा होना चाहिए, जहां की धरती से खेलों के लिए, खेलों का जिसे पावर हाउस माना जाता है, उसकी मेजबानी का मौका हरियाणा को मिलना चाहिए। ये मांग दीपेंद्र हुड्डा की ओर से उठाई गई है। The Commonwealth Games 2030, we are very happy. It's a glorious opportunity for us, very proud that India is getting a chance to host those games. Now, I urge the government that Haryana should be chosen as the state where those games are getting hosted, because when lakhs of crores of funds are going to be spent on developing sports infrastructure of a particular in a particular part of our country, it should be Haryana, because Haryana's players have proven it. In the last 15 to 20 years, almost more than 50% of India's medals, whether it's Olympic, whether it's Asian, whether it's Commonwealth games, have come from the state players hailing from the state of Haryana. और चलिए अब एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। एक छोटा सा रिएक्शन प्रियदर्शनी जी, मैं आपसे चाहूंगी कि जगदीश जी की जो बात थी उस पर आप बहुत छोटा सा 1 मिनट का रिएक्शन दें, फिर मैं सुरेश जी का रुख करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका जी, जगदीश भाई की बातें मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। हो सकता है, देखिए कोई भी चीज तो परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन कुछ नाम जगदीश भाई ने भी बताए, तो कुछ नाम मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तो कुछ नाम मैं भी बता दूं। वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन चलिए मैं कुछ नाम बता देती हूँ। नीरज चोपड़ा जी को, जो कि भाला फेंक में उनको सरकारी नौकरी लगी है। साक्षी मलिक जी, सबको मालूम है, साक्षी मलिक जी की भी ग्रेड 1 ऑफिसर की नौकरी लगी है। बजरंग पुनिया जी की लगी है। योगेश्वर दत्ता जी की लगी, योगेश्वर दत्त जी की लगी है बॉक्सिंग में, कुश्ती में। विघ्नेश फोगाट जी, जो कि मुझे लगता है उनकी भी लगी है। मनु भानकर जी शूटिंग में लगी है। तो ऐसा नहीं है, आप देखिए बोलना बहुत आसान है, कि जिसको कहते हैं सरकार पे नाम लगाना बहुत आसान है, और मेरे पास पूरी लिस्ट है ऐसे। ये तो मैं कुछ पॉपुलर नाम जो कि हर बच्चे को मतलब वो अगर खेल नीति को अगर उसमें कमियां बता रहे हैं तो आप उससे इत्तेफाक नहीं रख रही हैं? आप कह रही हैं कि जो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं, हो सकता है कि कुछ शिकायतें होंगी, मैं ये मना नहीं कर रही थी कि शिकायतें होना लाजमी है, लेकिन साफ साफ ये बोल देना भाई साहब का कि जिसको कहते हैं हुड्डा साहब की, तो मैं तो सरकारी आंकड़ा बता रही मैडम। देखिए वो तो कोई पॉलिटिकल, देखिए वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, वो खिलाड़ी हैं, कोच हैं, ठीक है। पॉलिटिकल कहीं ना कहीं एक सोच तो होती है ना दीपिका जी, हम पॉलिटिक्स में हो या ना हो, लेकिन हमारा एक नैरेटिव जरूर होता है। चलिए ठीक है सुरेश जी, ठीक है मैं आऊंगी, प्रियदर्शनी जी मैं आऊंगी आपके पास में। सुरेश जी, कुछ आप काउंटर भी करना चाह रहे थे, और अब तो जगदीश जी आपकी खेल नीति को सराह रहे हैं, तो मुस्कुरा भी रहे हैं आप और खुश भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी जो मांग है उस पर जवाब अभी प्रियदर्शनी जी ने भी दिया कि आपके कार्यकाल में कितना आप लोगों ने हरियाणा पर ध्यान दे दिया। जी दीपिका जी, जगदीश जी गैर राजनीतिक व्यक्तित्व की मिसाल है इस डिबेट में, इस पैनल में। उन्होंने जो कहा वो खेल के और खिलाड़ियों के हित में कहा, और जो कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी का मैं इस डिबेट के पैनल के माध्यम से समझ पा रहा हूं, ये है प्रियदर्शनी जी ने नाम गिनाए, तो लेकिन विषय ये था, आपने जो नौकरियां दी हैं, ग्रेड 1 की बात हो रही थी, तो किस रैंक की दी? इन्होंने कहा कि डीसीपी रैंक। मैं बताना चाहता हूं, डीसीपी जो है वो डीएसपी नहीं होता। डीसीपी तो आईपीएस अधिकारी, जहां पर आपका कमिश्नर सिस्टम है जिस जिले में, जैसे पंचकुला में है, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में, वहां एसपी को डीसीपी बोलते हैं। तो वो आईपीएस अधिकारी होता है।
जगदीश जी ने और हमने जो बात कही या रेडू जी ने जो बात कही वो डीएसपी की बात कर रहे थे, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो उप पुलिस अधीक्षक बोला जाता है हिंदी में। तो कांग्रेस के समय में खिलाड़ियों को डीएसपी भर्ती किया गया। इन्होंने कहा कि डीसीपी भर्ती नहीं हुआ। डीसीपी तो आपने भी नहीं भर्ती किया, डीसीपी आप कर ही नहीं सकते भर्ती। और जो जगदीश जी ने भी बात उठाई, उन्होंने ये उठाई कि आपने कितने बड़े पदों पे, आप पुलिस में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ही लगा दो। भारतीय जनता पार्टी डीएसपी की तो बात छोड़िए, आप हमारे मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ही भर्ती कर दो। अभी मैं घटना बताता हूँ कि हरियाणा के खिलाड़ियों को, हमारी एक बहन को यूपी पुलिस में भर्ती होना पड़ा है, मेडल हरियाणा में लेके आई और भर्ती यूपी पुलिस में हुई है। ये हालात है। दूसरा, इन्होंने एक बात ये उठाई प्रमुखता से कि गुजरात भी हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का एक राज्य है, वहां क्यों नहीं हो सकता। हम इस बात पे कोई उंगली नहीं उठा रहे कि आप गुजरात कोई हिंदुस्तान से बाहर लेके जा रहे हो आप इस आयोजन को। गुजरात राज्य है, हम सम्मान करते हैं गुजरात वासियों का, लेकिन हमने कहा अगर हिंदी का अध्यापक मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ाएगा तो बच्चे क्या सीखेंगे। गुजरात में खिलाड़ी और मेडल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बात समझाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं आपके पास भी तो मौका था ना, आपने दिल्ली को चुना, दिल्ली से कुछ ही दूरी पर हरियाणा है, आपने तब हरियाणा को क्यों नहीं चुना? तो आप कैसे उंगली उठा रहे हैं? मैं समझ गया बात, उनकी बात को मैंने बेखूबी समझा। मैं यही बात कहने लगा, दिल्ली जो है ना हरियाणा से 3 तरफ से घिरा हुआ है, और दिल्ली को आप किसी राज्य से कंपेयर नहीं कर सकते, वो भारत की राजधानी है। दिल्ली देश की राजधानी है। हरियाणा के दिल्ली वासी अगर चाय की पहली चुस्की लेते हैं तो वो दूध हरियाणा से जाता है, किसान के बेटे उस दूध का दिल्ली तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। चलिए सुरेश जी, इस बात पे विश्लेषण करेंगे तो आपकी बात भी, जो आप अपनी बात रख रहे हैं वो भी जस्टिफाई नहीं कर रही है, और जो प्रियदर्शनी जी बात रख रही हैं वो भी जस्टिफाई, तो इस मुद्दे पर जाना ही गलत होगा मुझे लगता है। आप जो आज का जो मुद्दा है खेल नीति पर, उस पर अपनी 1 मिनट में अपनी बात रख लीजिए, फिर रेड्डू जी का रुख करूंगी मैं 1 सेकंड की बात और कहना चाह रहा था। सिर्फ मैं ये कह रहा था कि हरियाणा का हक इसलिए भी बनता है, आज के माननीय प्रधानमंत्री को तो हरियाणा से बड़ा लाड है, बड़ा चाव है। अभी पीछे जींद में आए थे, कह रहे थे कि मैं जींद में आया हूँ और यहाँ का मैंने जलपान किया है, यहाँ पर मैं खेला कूदा हूँ, यहाँ मैं बड़ा हूँ, यहाँ खट्टर जी के साथ मैं मोटरसाइकिल पे घूमता था। अरे आप इस बात की ही लिहाज रख लो। आपने अगर खिलाड़ियों से और हरियाणा वासियों से नफरत है तो कम से कम इस बात की शर्म कर लो कि हरियाणा में आप, गुजरात में आपने जन्म लिया और हरियाणा में आप प्रभारी की हैसियत से रहे हो। आप खुद कह के गए हो अभी जींद को, जब जींद बोल रहे थे, तो इस बात की शर्म करके करा दो आयोजन। चलिए ठीक है। रेड्डू जी, आपसे समझना चाहूंगी कि जब खेल नीतियों में कमियों की बात हो रही है, यहाँ पर जो नौकरियों की बात हुई, मुद्दा ये है कि विपक्ष अगर किसी मुद्दे को उठाता है तो उस पर ध्यान देना सत्ता पक्ष का काम होता है। खेल नीति की बात करें तो मुख्य रूप में किन कमियों पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे कि किन मोर्चों पर कमी है, ताकि आने वाले समय में इन पर सुधार भी किया जाए, एक सकारात्मक पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम बात करें? दीपिका जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने इस मुद्दे को आज उठाया, और इसके ऊपर विस्तृत चर्चा जो चल रही है वो कहीं ना कहीं सरकार के पास भी जाएगी। और प्रियदर्शनी जी तो बहुत ही समझदार हमारी प्रवक्ता है, ये हर बात को नोट भी कर रही है, मैं देख रहा हूँ, और ये जरूर सरकार के पास पहुंचाएगी। और मेरे से आपने क्वेश्चन पूछा खेल नीति की कमी का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारे प्रदेश की खेल नीति में बहुत सारी कमियां हैं। दीपिका जी, सर्वप्रथम जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की सर्विसेज हैं वो कम से कम सरकार को बंद नहीं करनी चाहिए, उसको खोल देना चाहिए दोबारा से, क्योंकि आज दोनों ही ग्रेड की नौकरियां सरकार ने बंद कर रखी है, खिलाड़ियों को नहीं देती है। ग्रुप डी और सी में यदि ये भर्ती करना चाहें तो जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है जो गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में, मैं मानता हूं तो ग्रुप सी और डी के लेवल के व्यक्ति नहीं रह जाते हैं, वो ऊपर के हो जाते हैं। तो उनको पद के सम्मान जो है ना, ऐसा पद उनको मिले जो उनका सम्मान बढ़े, सम्मान घटे ना। नंबर 2 बात, जो हमारे स्टेडियम्स हैं, आज मैं प्रियदर्शनी जी बैठी है, ये एक बड़ी पॉजिटिव नेचर की हमारी बहन है कि कोई भी एक स्टेडियम जहां पर खिलाड़ियों को जो सुविधाएं चाहिए
पूरे हरियाणा प्रदेश में एक आप बता दें, हम वहां जाकर के विजिट करके देख लेंगे। कोई भी स्टेडियम जो सुविधाओं के लिए जो खेल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो नंबर 1 के कोचेज होते हैं, जितनी संख्या में कोच होने चाहिए वो कहीं भी हमारे स्टेडियम में उपलब्ध नहीं है। और बहुत सारे स्टेडियम तो ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस घास उगी हुई है और वहां पर उनकी साफ सफाई नहीं होती। टॉयलेट की आप देख लीजिए, वहां के कर्मचारियों को देख लीजिए। स्टेडियम में जो यदि हमारे प्रदेश में इंटरनेशनल लेवल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर चाहिए एक बना दे और विद्यार्थियों को छांट करके सिलेक्शन करके वहां पर सरकारी तौर पर एक बढ़िया फैसिलिटी के साथ यदि तैयारी करें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हरियाणा के लड़के और लड़कियों में इतना जज्बा और जोश है कि वो हरियाणा प्रदेश का, जहां आज हम नंबर 1 पर तो हैं, लेकिन जब 3 में हमारा एक मेडल है तो गारंटी मैं देता हूं आपको 2 में 1 मेडल हरियाणा प्रदेश का आ सकता है यदि सरकार संजीदगी से इसकी ओर ध्यान देने का काम करे। कितने शर्म की बात है, आपने पीछे देखा होगा हांसी में एक बास्केटबॉल का ग्राउंड बनाया गया था और वो उसका जो लेयर थी, जो प्लास्टिक की लेयर लगी थी, वो 3 दिन बाद टूट जाती है, फट जाती है। और जब उसकी शिकायत होती है, एक पत्रकार भाई उसको कंप्लेंट करता है तो वो उसके पैच वर्क करके छोड़ देता, जिस पर 2.5 करोड़ रुपए का सरकार का खर्चा आता। यानी कि 2.5 करोड़ को खाने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार से कितने हमारे युवा खिलाड़ी, चाहे वो हार्दिक था, चाहे अमन था और अन्य खिलाड़ी थे, केवल मात्र बास्केटबॉल की ट्रेनिंग करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए बास्केटबॉल के पोल टूट जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन चीजों को, ग्राउंड की मेंटेनेंस की कमी ये सबके सामने साफ दिखाई दे रही है। हमारे जो ग्राउंड्स हैं उनकी 100% मेंटेनेंस सरकार को करवा देनी चाहिए, जिम्मेवारी निर्धारित करनी चाहिए कि भाई इस व्यक्ति की यहाँ कमी है और देर सवेर जो है ना उसका निरीक्षण होना चाहिए, ताकि वो अधिकारी और जिम्मेवार व्यक्ति जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई है वो सतर्क रहे कि आपको कभी भी इस मामले की चेकिंग हो सकती है, उसका पूरा करें। और यदि कहीं कमी पाई जाती है तो उसको एक एग्जाम्पल बनाने का काम करें, ताकि दूसरे लोग सतर्क रहें कि यदि तुमने कोई कमी करी, कोई कमी छोड़ोगे तो तुम्हारे को ये भुगतना पड़ेगा। तीसरी बात जो है ना, नेक्स्ट जो ग्राउंड सही होने चाहिए, पॉलिसी सही होनी चाहिए, सर्विसेज का प्रावधान हो। और थर्ड जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जो इंसेंटिव सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, दीपिका जी, जो खेल नर्सरियां हैं जहाँ पर कहते हैं खिलाड़ियों की प्योद तैयार की जाती है और वहीं से स्टार्टिंग होती है, वही बच्चे सिलेक्ट हो करके आगे जो ना हमारे विदेशों में हिंदुस्तान का झंडा फहराने का काम करते हैं। उनको जो इंसेंटिव होते हैं, चाहे वो डाइट की उनकी जो ना फंड है, डाइट की जो राशि है वो है, चाहे उनको अदर इंसेंटिव जो दिए जाते हैं वो तुरंत प्रभाव से दिए जाए। मैं पिछले एक डिबेट में कोच, शायद जगदीश कोच ही थे, इन्होंने बताया कि हमारे 6 महीने की जो ना डाइट की राशि भी आज तक पेंडिंग पड़ी है और खेल नर्सरियां बंद हो जाती है क्योंकि वहां के जो संचालक हैं उनको सुचारू रूप से चला नहीं पाते हैं। ये खेल जो है ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है और इतना मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है खिलाड़ी को, दिन रात पसीना बहाना पड़ता है। इसमें बड़े धनाढ्य घरों के लोग नहीं जा सकते, ना ही इतनी वो मेहनत कर सकते हैं। आम परिवारों के लोग वहां जाते हैं और आम परिवारों के लोगों के पास इतना धन नहीं होता कि वो पूरा पैसा अपनी जेब से खर्च करके, इसलिए उनके अच्छी सुविधाएं, अच्छा इंसेंटिव जो है उनको समय पर यदि सरकार उपलब्ध करवाएगी तो निश्चित तौर पर ये जो है ना खेलों की भूमि है हरियाणा प्रदेश, आज 3 में 1 है तो कल को 2 में 1 मेडल हरियाणा प्रदेश का लेकर के ये हमारे बच्चे काम करने का काम करेंगे। इसलिए सरकार को संजीदगी से जो ना इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जिसके लास्ट में भी कहना चाहूँ, जो मेजबानी के ऊपर झगड़ा चला हुआ है कांग्रेस और बीजेपी का भी, देखिए मेजबानी सही बात है, सुरेश रोड ने भी सही कहा, मैथ का टीचर यदि हिंदी पढ़ाएगा तो उन्होंने वो बच्चे न हिंदी के रहेंगे न मैथ के रहेंगे, वो खराब हो जाएंगे। अब कांग्रेस ने 2010 में मेजबानी नहीं की करवाई हरियाणा प्रदेश में, कोई बात नहीं, चूक रही होगी, कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, चूक रही होगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसलिए हरियाणा में कि अगर गलती हुई है तो उस गलती को ठीक करना चाहिए, ना कि ये बोलकर ठीकरा फोड़ देना चाहिए कि आपने नहीं कराया तो हम अगर वहां करवा रहे हैं देश का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, को बोलना चाहिए कि हम कोशिश करेंगे और इस बार अगली जो हरियाणा प्रदेश में लाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे प्रदेश का भी विकास होता है। कांग्रेस ने नहीं करवाई इस। ठीक है रेड्डू जी, मैं लौटती हूँ। प्रियदर्शनी जी, एक तरफ जब आपने नौकरियों का आंकड़ा दिया तो वहां पर देखिए हमारे साथ जो कोच भी हैं जगदीश जी, उनका
क्लास को, ग्रेड को लेकर आपत्ति है कि भाई आप लोगों की ओर से जो नौकरियां दी जा रही हैं वो पर्याप्त संख्या में और उस ग्रेड की नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ अभी रेड्डू जी ने विस्तार से कई पॉइंटर्स में खेल नीति की जो कमियां रही हैं उन्हें भी गिनाया है। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि जो चीजें बनाई जाए उसमें 100% चीजें इतनी अच्छी हो, उसमें कोई कमी ना हो। तो क्या आप ये भी कहेंगे, ये भी आश्वस्त करेंगे कि कुछ अगर कमियां हैं तो उन्हें भी एनालाइज करके उन्हें भी ठीक करने का आगे प्रयास किया जाएगा? देखिए दीपिका जी, पहली बात, मेरे कोच भाई को मैं ये निवेदन करूंगी कि आप सरकारी जो हरियाणा की वेबसाइट है जहां पे बाकायदा आंकड़ा है, मैंने भी वहां से निकाला है भाई जी, आप भी वहां से निकाल सकते हैं, कोई भी वहां से निकाल सकता है। आजकल तो जिसको कहते हैं गूगल है, आप जाइए वहां से निकाल लीजिए, वो बाकायदा आंकड़ा वहां पे है कि आप जाइए वहां पे क्या सरकारी आंकड़ा था 2014 से पहले, अभी का क्या आंकड़ा है, पूरा का पूरा उसका बराबर। और जिन जिनको पक्का सरकारी नौकरियां मिली है उस व्यक्ति का नाम है, पद है, वो भी जाके आप देख लीजिए। आप कनगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, मैं क्या गलत बोलूं, आजकल तो हर चीज इंटरनेट पे है सर। दूसरी बात कि मेरे दोनों साथी प्रवक्ता बहुत बुद्धिजीवी पढ़े लिखे प्रवक्ता है, लेकिन गलत पार्टियों में इनकी विचारधारा गलत है। व्यक्ति गलत नहीं है, लेकिन इनकी विचारधाराएं गलत है, भटक गए रास्ते से। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए, भटके हुए को ही राह दिखाना हमारा काम है। इनकी नीतियां खराब थी, इनको खिलाड़ियों को वो मान सम्मान देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया। लेकिन हमसे दीपिका जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्यों नहीं किया। भाई, राय में जो कि मोहनलाल बडोली जी का क्षेत्र भी हुआ करता था, वहां पे हम लोगों ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, जाके देख लीजिए, सारे इक्विपमेंट है वहां पे, सब कुछ है, बहुत बढ़िया से वहां पे खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं बोल रही हूँ जी, मैं अभी हफ्ता भर पहले जब बडोली जी चेयरमैन बने थे तो उसके बाद मैं गई थी, वो मुझे किसी ने दिखाया था कि देखिए राय यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी हुई है, बाकायदा शानदार यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, इन्होंने क्यों नहीं कर दिया? चलिए ठीक है, इतना मैं माफी के साथ रोकूंगी प्रियदर्शनी जी, क्योंकि समय की